आज हम बात करेंगे उस दौर की जब इंडिया एक ग्लोबल अट्रैक्शन था। इसकी स्पाइसेस, टेक्सटाइल, वेल्थ और इसकी मैसिव कोस्ट लाइन दुनिया भर में फेमस थी। इसी दौलत की खुशबू सूंघकर यूरोप की चार सबसे बड़ी शक्तियां पुर्तगीज, डच, इंग्लिश और फ्रेंच इंडिया पहुंची। हर कोई केवल एक मकसद लेकर यहाँ आया, ट्रेड को कंट्रोल करना और धीरे धीरे पावर को हड़पना। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कौन पहले आया, इसने क्या किया, क्यों लड़े और आखिर में सिर्फ इंग्लिश ही कैसे बचे। यह कहानी शुरू होती है 1453 में, जब ओटोमन तुर्क ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही सेंचुरीज पुराने लैंड ट्रेड रूट्स, सिल्क रोड और स्पाइस रूट जो इंडिया को यूरोप से जोड़ते थे, लगभग खत्म हो गए। यूरोप में एक तरह का इकोनॉमिक पैनिक फैल गया। पेपर, सिनेमन, कार्डिमम, इंडियन कॉटन, सबकी कीमतें आसमान छूने लगी। इमेजिन कीजिए, उस समय ब्लैक पेपर को ब्लैक गोल्ड कहा जाता था, क्योंकि इसकी कीमत इतनी थी कि एक बैग पेपर से यूरोप में घर खरीदा जा सकता था। यही वजह थी कि यूरोपियन रूलर्स ने एक ही मिशन शुरू किया, इंडिया का सी रूट ढूंढो एट एनी कॉस्ट। और इसी तलाश में सबसे पहले पुर्तगीज इंडिया पहुंचे। 1498 में वास्को डी गामा अपनी शिप साउ गैब्रियल के साथ कालीकत पहुंचा। यह सिर्फ एक ज्योग्राफिकल अचीवमेंट नहीं थी, पूरे यूरोपियन ट्रेड सिस्टम को बदल देने वाला दिन था। पुर्तगीज ने सिर्फ व्यापार नहीं किया, उन्होंने इंडियन ओशन में मिलिट्री डोमिनेंस एस्टैब्लिश किया। उन्होंने कार्ड सिस्टम लागू किया, हर जहाज को उनसे अनुमति पत्र लेना पड़ता था। उन्होंने कालीकत से लेकर और मूस तक एक स्ट्रॉन्ग नेवल नेटवर्क बनाया। उन्होंने कई चीजें इंडिया में इंट्रोड्यूस भी की, जैसे टोबैको, काजू, पोटैटो। उन्होंने टमाटर और चिलीज को भी पॉपुलर किया। 1556 में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस को भी लाया। 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा पर हमला कर दिया। पहली बार वह हार गया, लेकिन दूसरी बार उसने गोवा कैप्चर कर लिया। गोवा फिर अगले 450 सालों तक पुर्तगीज रूल में रहा, लेकिन करप्शन, लिमिटेड मैन पावर और नए कॉम्पिटिटर की वजह से पुर्तगीज पावर घटने लगी। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। यह उस समय दुनिया की सबसे अमीर प्राइवेट कंपनी थी। डच इंडिया आए, लेकिन उनका फोकस प्योर प्रॉफिट था। उनकी फैक्ट्रीज मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत और नागापट्टनम में थी। डच ने पुर्तगीज को कई जगह हराया, लेकिन इंडिया में उनका गोल पुर्तगीज जैसा एम्पायर बनाना नहीं था। उनका मेन फोकस था इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड पर मोनोपोली बनाना। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि डच ने न्यूयॉर्क का मैनहट्टन आइलैंड इंग्लिश को सिर्फ एक स्पाइस आइलैंड के बदले में दे दिया था। इतना ऑब्सेस थे वे स्पाइसेस को लेकर। इनके डिक्लाइन की बात करें तो 1717 में बैटल ऑफ बेदारा में डच को इंग्लिश से बड़ी हार मिली और उस दिन से डच का इंडिया से जाना शुरू हो गया। अब आता है वो नाम जिसने इंडियन हिस्ट्री को पूरी तरह बदल दिया। 1600 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर दिया। यह एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी थी, लेकिन मिलिट्री पावर्स के साथ। 1608 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से मिलने आया। वो पर्शियन बोलता था, जिसकी वजह से उसने जहांगीर को इंस्टेंटली इम्प्रेस कर दिया। जहांगीर ने उसे प्यार से इंग्लिश खान तक कहा, लेकिन पुर्तगीज ने उनकी इतनी बदनामी करवाई कि उसे कोर्ट छोड़ना पड़ा। 1615 में सर थॉमस रॉय आया और उसने मुगल एम्पायर से परमानेंट ट्रेड प्रिविलेजेस हासिल कर लिया, जिससे इंग्लिश का टैक्स फ्री ट्रेडिंग का रास्ता खुल गया। धीरे धीरे कंपनी ने 3 मेजर सेंटर्स मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता पर कंट्रोल कर लिया, जिसमें बॉम्बे एक्चुअली इंग्लिश ने जीता नहीं था, उन्हें डाउरी गिफ्ट में मिला था। जब पुर्तगीज प्रिंसेस कैथरीन ने इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड से शादी की, चार्ल्स सेकंड ने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ 10 पाउंड पर ईयर रेंट पर दे दिया। फ्रेंच 1664 में आए। उनके स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग पोर्ट पुर्तगीज, चंद्रनूगोर, माहे, करिकाल थे। उनका मेन हीरो था ड्यूप्लेक्स। ड्यूप्लेक्स ने साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स को जगह जगह मैनिपुलेट किया। इंडियन प्रिंस को मिलिट्री ट्रेनिंग दी, उन्हें मॉडर्न वेपन्स दिए और उनसे अलायंस बनाया। कई बार ऐसा लगा कि फ्रेंच इंग्लिश को हरा देंगे, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। साउथ इंडिया का मैदान बन गया यूरोप की 2 ताकतों का बैटल ग्राउंड, फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर जो 1746 से 48 तक हुई, उसमें फ्रेंच ने मद्रास पर कब्जा कर लिया, लेकिन यूरोप में ट्रीटी ऑफ एक्सेला कैप्ले हुई और उन्हें मद्रास लौटाना पड़ा। सेकंड कर्नाटिक वॉर 1749 से 54 तक हुई। यह सक्सेशन वॉर थी। हैदराबाद और अरकॉट में गद्दी की लड़ाई। फ्रेंच और इंग्लिश दोनों अपने कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ उभर के आया इंग्लिश हीरो रॉबर्ट क्लेव। अरकॉट की घेराबंदी की बात करें तो क्लिव सिर्फ 200 सोल्जर्स लेकर अरकॉट को कैप्चर कर लेता है। यह एक ऐसा फोर्ट था जिसे हजारों लोग डिफेंड कर रहे थे। इस जीत ने सबको चौंका दिया। अब आता है थर्ड कर्नाटिक वॉर 1758 से 63 तक। द फाइनल बैटल ऑफ वेंडिवॉस
1760, जिसमें इंग्लिश ने फ्रेंच को पूरी तरह हरा दिया। इसके बाद फ्रेंच का पॉलिटिकल एम्बिशन खत्म हो गया, वे सिर्फ कुछ ट्रेडिंग पोर्ट तक सीमित रह गए। अब बात करें कि आखिर इंग्लिश ही क्यों जीते, तो इंग्लिश की जीत के पीछे कई स्ट्रैटेजिक रीजंस थे। उनकी नेवी दुनिया की सबसे मजबूत थी, उन्हें लंदन से मैसिव फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता था, उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फ्रेंच से कहीं बेहतर। फ्रेंच हमेशा यूरोप के वॉर्स में उलझे रहते थे, इंडिया उनका प्राइमरी फोकस नहीं था। इंग्लिश लीडर्स बहुत स्ट्रैटेजिक थे। इन सभी रीजन से इंडिया में यूरोपियन कंपटीशन खत्म हुआ और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा मैदान जीत गई। इसके इम्पैक्ट की बात करें तो यूरोपियन अराइवल ने इंडियन ओशन का पूरा बैलेंस बदल दी। जहां पहले इंडियन मर्चेंट्स डोमिनेंट थे, वहां अब यूरोपियन कंपनीज हावी हो गई। इंग्लिश ने ट्रेड से रेवेन्यू, रेवेन्यू से मिलिट्री, मिलिट्री से पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स से टेरिटरीज कंट्रोल कर ली। जहां पुर्तगीज, डच और फ्रेंच से ट्रेडिंग पावर्स थे, वहीं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसा एम्पायर शुरू कर रही थी जो आने वाले 200 सालों तक भारत की किस्मत तय करेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापार करने वाली कंपनी नहीं रही, बल्कि एक पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर बन गई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।